स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे हुए हैं और 16th क्वेश्चन आज है व्हाई मैन्योर इज एडेड टू सॉइल। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डू यू मीन बाय टिलिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स। नेक्स्ट है नेम द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो। 21st है एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन ब्रीफ। 22nd है हाउ आर मैन्योर्स प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर्स। 23rd है नेम द टू फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड अदर कंटेनिंग फॉस्फोरस। नेक्स्ट है व्हाई इज एक्सेसिव इरिगेशन हार्मफुल टू द क्रॉप्स। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी ग्रो सीड्स इन मॉइस्ट सॉइल। 26th है व्हाई डू वी नीड टू इरिगेट फील्ड्स वेल बिफोर सोइंग सीड्स। 27th है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल प्रिपरेशन। 28th है what is crop rotation and why is it important. 29th है how are grains stored and protected. Next है mention names of any two fertilizers. Next है what are granaries. Next है what are silos. 33rd है why is it necessary to sow seeds at appropriate depth and distance. 34th है what is humus. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो स्टार्ट करते हैं व्हाई मैन्योर इज एडेड टू सॉइल। आंसर लाइक अदर प्लांट्स क्रॉप प्लांट्स आल्सो ऑब्टेन देयर मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड causes deficiency of mineral nutrients in the soil. So the manure is added to the soil to make up the deficiency of mineral nutrients. This process is called manuring. Manure is prepared from cow dung, urine and other wastes. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि मैन्योर को सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है। इसका आंसर है कि कोई भी प्लांट हो, चाहे वो कुदरती तौर पर अपने आप ग्रो कर रहा है, जहाँ आप कोई फसल कोई क्रॉप प्लांट है वो शो कर रहे हैं, उन सभी प्लांट्स को सॉइल में से मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। ये जो हम बार कंटिन्यूसली क्रॉप को ग्रो करते हैं एक के बाद एक में, इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें सॉइल में मैन्योर को ऐड करना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि मैन्योर होता क्या है। मैन्योर जो होता है वो को डंग, को यूरिन और अदर वेस्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What are the 7 steps of agriculture or what are the basic practices of crop production? Answer number 1 है preparation of soil. Second है sowing. Third है adding manure and fertilizers. Next है irrigation और next है weeding. Sixth है harvesting और 7th है storage. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के 7 स्टेप्स कौन से होते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन में कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हमने जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है सोइंग, हमने जो बीज हैं सीड्स हैं उनको सो करना होता है। इसके लिए हम मैनुअली भी हम बीजों को सो कर सकते हैं या हम मशीन्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को खेतों में बिखेरना होता है। इसके लिए भी हम मशीन्स को भी यूज कर सकते हैं या हम हाथ के द्वारा भी इधर उधर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को फेंक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन, 4th स्टेप जो है। जो इरिगेशन के कई स्टेप्स, इरिगेशन के कई मेथड हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम या हम ट्यूबवेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7th स्टेप है, 5th स्टेप है वीडिंग। जो अनचाहे प्लांट्स जो सॉइल में
अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उनको हमें हटाना होता है। ये काम हम वीडीसाइड्स के थ्रू भी कर सकते हैं या मैनुअली हाथों से रिमूव भी हम उन अनचाहे पौधों को हटा सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग का। उसके लिए हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब फसल पक कर तैयार हो जाए तो उसको काटने को, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके लिए हम, ये आपके सामने पिक्चर है, हम हार्वेस्टिंग कंबाइन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें जो फसल होती है उसको स्टोर करना होता है। उसके लिए हम ग्रेनरीज या सेलेज को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हमने फसल को स्टोर करना होता है। Next question है, what do you mean by tilling? Answer. Tilling is a process done before sowing of crops that helps in uprooting and killing of weeds. Tilling involves turning over the first 6 to 10 inches of soil before planting new crops. It helps mix harvest residue, organic matter and nutrients evenly into the soil. Tilling mechanically destroys weeds. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि टिलिंग किसे कहते हैं। जब हमने खेतों में कोई बीज वगैरह डालना होता है उससे पहले हमें टिलिंग करनी होती है। ये टिलिंग क्या होती है कि इससे जो वीड्स होते हैं, अनचाहे पौधे हो गए या जंगली जड़ी बूटी हो गई, इसको हमने अपरूट, अपरूट का मतलब होता है कि जड़ों से उखेड़ना, रूट से उखेड़ देना और उनको किल कर देना, मार देना। इस प्रोसेस में जो टिलिंग का प्रोसेस होता है, जो सोइल होती है उसको 6 से 10 इंचज ओवरटर्न किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। जब हम सोइल को ऊपर नीचे करते हैं मशीनों के द्वारा, ये आपके सामने टिलिंग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये हम हाथ से मैकेनिकली कर रहे हैं, ये भी हम छोटी सी मशीन के थ्रू टिलिंग कर रहे हैं। जब इन प्रोसेस के द्वारा हम टिलिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो पिछली पिछली फसल होती है उसके जो कण खेतों में रह जाते हैं वो जो है खेतों में मिक्स हो जाते हैं, और जो ह्यूमस होती है वो भी मिक्स हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सॉइल में प्रॉपरली आपस में सब कुछ मिक्स हो जाता है। ये जो प्रोसेस है टिलिंग का, इससे मैकेनिकली वीड्स डिस्ट्रॉय होते हैं। मैकेनिक का मतलब कि असल में तो हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया पर उनको आपको सामने दिखाई नहीं दे रहे, वो जमीन में मिक्स हो गए हैं सॉइल में, पर असल में वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ठीक है ना, मतलब कि बायोलॉजिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, मैकेनिकली आपके सामने डिस्ट्रॉय हो गए हैं। Question number 19 है, what are various special festivals associated with the harvest season? Answer. Onam, Pongal, Baisakhi, Holi and Makar Sankranti. Onam festival is celebrated to honor the kind-hearted and much beloved demon King Mahabali, who is believed to return to Kerala during this festival. According to Vaishnava mythology, King Mahabali defeated the gods and began ruling over all three worlds. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हार्वेस्ट सीजन के संबंधित जो है वो कुछ त्योहारों के नाम बताएं। यहाँ पर कुछ त्योहारों के नाम दिए हुए हैं, फेस्टिवल्स के नाम: ओणम, पोंगल, बैसाखी, होली एंड मकर संक्रांति। अब आ गया ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल जो है ये केरला में मनाया जाता है और ये किंग महाबली की याद में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किंग महाबली बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही प्यारे डेमन किंग हुए हैं उनके, और ऐसा विश्वास है कि वो इस फेस्टिवल के दौरान केरला में रिटर्न होते हैं, आते हैं। Next है Pongal. The Pongal dish is cooked in open air by the devotees themselves as an offering to the sun god. Pongal is another name for Makar Sankranti, which is celebrated during the same time in various cities of Tamil Nadu. पोंगल त्योहार जो है ये तमिलनाडु के डिफरेंट सिटीज में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति का ही एक दूसरा नाम है। पोंगल के त्योहार में लोग जो हैं, डिवोटीज जो हैं, वो पोंगल डिश को बनाते हैं और जो है उसी का प्रसाद सन गॉड को चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। Next है Baisakhi. Baisakhi, also called Vaisakhi, is known as the harvest festival of Punjab. It is celebrated in the month of April. It is celebrated with great excitement with the rhythms of dols and bhangra. ये बैसाखी का त्योहार है, इसको बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है
और इस त्योहार में जो पंजाब में लोग हैं वो डोल की ताल पर बांगड़ा करते हैं। Holi. This festival signifies the victory of good over evil. It marks the beginning of spring after a long winter. Barsana in Mathura is famous for Latmar Holi. होली का जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक साइन है। इस त्योहार को अगर हमने अच्छी तरह देखना है कि जो बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, बरसाना में जो मथुरा में जो बरसाना जगह है वहां पर लाठमार होली जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। Makra Sankranti. Makra Sankranti is one of the most widely celebrated harvest festivals of India. It falls in the month of January. The day of Makra Sankranti is considered to be the most auspicious day for Hindus, wherein they take a dip in the holy waters of Ganga in different parts of the country, praying for good luck to come their way. The day of Makar Sankranti is also a major kite flying festival in Gujarat. मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है ये जनवरी के मंथ में आता है और ये बहुत ही ज्यादा मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का। ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है ये हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। इस दिन जो लोग हैं वो गंगा के होली वाटर में स्नान करते हैं और आने वाले अच्छे दिनों के लिए कामना करते हैं। इस त्योहार के दिन ही गुजरात में काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल मनाया जाता है। Next, name the medium in which plants grow. Answer. Soil is the natural medium for plants to grow. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लांट्स किस मीडियम में ग्रो करते हैं। आप सबको पता ही है कि हम कोई भी प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सॉइल में ही करते हैं, इसलिए आंसर है सॉइल इज द नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट्स टू ग्रो। 21st question है explain modern methods of irrigation in brief. Answer. Number 1, sprinkler irrigation. Water is provided to the fields by spraying water droplets similar to rain through pipes. Number 2, drip irrigation. Narrow pipes with small holes are laid on the fields. When water flows through the pipes, it drips at the place of the roots of the plants. The roots absorb the water and supply it to the plants. No water is wasted in this method. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स के बारे में कुछ लिखें। सबसे पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि जो पानी है वो स्प्रिंकलर के रूप में जो है वो पाइप्स बिछी होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही हो। जैसे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है और इधर इधर पानी जो है अपने आप जो है जैसे ऐसे खेतों में पड़ता है, सॉइल में पड़ता है जैसे कि बारिश हो रही हो। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। इस सिस्टम में क्या होता है कि सारे फील्ड में पाइप्स बिछी होती हैं और जगह जगह पर इन पे नोजल्स लगी होती हैं जहां से पानी बूंद बूंद करके ड्रिप करता है और ये यहाँ पर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वहां पर ड्रिप करता है ताकि वो वही स्थान पर पड़े, उसी प्लेस पर पड़े या रूट्स के आसपास पड़े ताकि पानी की ज्यादा वेस्टेज ना हो। Next, how are manures prepared by the farmers? Answer. Farmers dump plant and animal wastes in pits at open places and allow them to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. Over a period of time, the decomposed matter converts into manure. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फार्मर्स मैन्योर्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो कहीं भी जगह आप एक खड्डा सा खोल लेते हैं और उसमें एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है उसको डाल देते हैं और समय के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर एक्ट करके उस जो सारे मटेरियल को डीकम्पोज कर देते हैं और इस डीकम्पोजिशन से जो एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर बन जाता। Next, name the two fertilizers containing nitrogen and other containing phosphorus. Answer. Fertilizers with nitrogen are ammonium nitrate or urea ammonium nitrate. Fertilizers with phosphorus are diammonium phosphate and monoammonium phosphate. Next, why is excessive irrigation harmful to the crops? Answer.
The excessive irrigation leads to waterlogging. Too much water inhibits the process of germination of seeds. Roots do not grow properly in a standing water field. The crop may fall on the ground under the effect of strong winds. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक्सेसिव इरिगेशन जो है वो क्रॉप्स के लिए हानिकारक क्यों होती है। अगर सपोज करो एक खेत में बहुत सा पानी जो खड़ा हो जाता है, सपोज करो यहाँ तक 1-1 फुट 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो रूट्स होती है वो अपनी सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाती, और क्या होता है कि वो सॉइल को पकड़ नहीं पाती, इसलिए वो हो सकता है कि पानी ज़्यादा होने के कारण वो जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन पर ही वापस गिर जाएँ। और अगर वाटर लॉगिंग भी ज़्यादा हो गई तो इससे जो सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट होने में भी मुश्किल होती है। Next, why should we grow seeds in moist soil? Answer. Actually, seeds need moisture and sunlight to germinate. So we put seeds in moist soil so that seeds can take sufficient water from soil and take sunlight for its growth. In most cases, moist, well-draining soil is desirable, while wet or waterlogged soil should be avoided. अगर सपोज करो ये सॉइल ड्राई है, ठीक है, और हम इस पर सीड्स को डाल देते हैं ग्रो करने के लिए, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सीड्स ग्रो नहीं होंगे। पर अगर हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट है, यानी कि थोड़ी थोड़ी नमी वाली है, तो उसी में बीज जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बीजों को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। अगर हम मॉइस्ट सॉइल में यानी कि नमी वाली सॉइल में सीड डालते हैं तो इससे वह सॉइल से सफिशिएंट वाटर ले सकते हैं और सूरज से वो सनलाइट लेकर ग्रो होते हैं। ज्यादातर केसेस में मॉइस्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल जो होती है डिजायरेबल होती है, और वाटर लॉग्ड सॉइल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा जिस जगह पर पानी खड़ा हो, ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर पौधे जो है अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते। Next, why do we need to irrigate fields well before sowing seeds? Answer. We need to irrigate the fields well before sowing seeds because irrigation helps to moisture and loose the soil. Seeds need moisture and sunlight to germinate. It is necessary to loosen soil because only loose soil allows the roots to penetrate freely deeper into soil. यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोइंग ऑफ सीड से पहले इरिगेशन करनी जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इरिगेशन से सॉइल मॉइस्चर भी हो जाती है, थोड़ी नमी आ जाती है और सॉइल लूज भी हो जाती है। सीड्स को जर्मिनेट यानी कि उगने के लिए सीड्स को मॉइस्चर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। सॉइल को लूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सॉइल लूज होगी तो रूट्स आसानी से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। Next, what are the steps involved in soil preparation? Answer. Number 1, plowing the soil. It means turning the soil and loosening it. Number 2, leveling the soil to ensure uniform distribution of water and nutrients. Number 3, manuring to provide nutrients to the soil. अब है हमारे सामने क्वेश्चन कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि सीड सॉइल को प्लो करना, यानी कि सॉइल को टर्न करना, ऊंचे नीचे करना और सॉइल को लूज करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सॉइल को लेवलिंग करना, एक यूनिफॉर्म हो जाए ताकि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी खेत में या सॉइल में पूरी तरह प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और नेक्स्ट स्टेप है कि मैन्योरिंग करनी सॉइल की ताकि सॉइल को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। Next, what is crop rotation and why is it important? Answer. Crop rotation is the practice of growing different crops alternatively in the same field over several seasons. In crop rotation, cereal crops like wheat, maize, paddy, millet are grown alternately with leguminous crops like pulses, peas, beans in the same field. If we grow the same crop in the same place for many years in a row, the soil in that field will inevitably begin to lose the nutrients plants need to grow. You can avoid this by sowing crops that increase organic matter and nitrogen in the soil.
By rotating crops in a field, you deprive parasites of their habitual environment, thereby preventing crop diseases. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। अगर हम एक ही तरह की फसल जो है खेत में एक के बार वही फसल उगाते जाते हैं या ग्रो करते जाते हैं, इससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसमें कई न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट किया जाता है। क्रॉप रोटेशन डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही फील्ड में डिफरेंट सीजन में ग्रो करने की एक प्रैक्टिस है। इस क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है कि सीरियल क्रॉप्स जैसे कि बीट मेज एक सीजन में उगा लिए और नेक्स्ट सीजन जो है जो अप्रोप्रिएट सीजन होगा वहां पर लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे पल्सेस बीन्स को हम ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की कमी सॉइल में आ जाती है वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो है वो उस कमी को नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। और जब हम क्रॉप्स को रोटेट करते हैं यानी कि फसल को चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर जो सॉइल में कोई पैरासाइट्स भी हैं उनको भी हम हटा पाते हैं, उससे क्रॉप की डिसीजेस भी कम होती हैं। Next, how are grains stored and protected? Answer. Grains obtained by threshing are dried in the sunshine before storing to reduce the moisture content. The farmers store the dried food grains at home in metal bins and jute bags. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. Large scale storage of grains is done in silos and granaries. In case of granaries, the pesticides are spread on the gunny bags from time to time to protect them from being destroyed. The silos have an inbuilt arrangement for protecting of grains from pests. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाए और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो ग्रेन्स होते हैं हो सकता है उनमें कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर का कंटेंट हो। अगर हम इस ग्रेन्स को ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो इससे क्या होगा, इस नमी के कारण जो ग्रेन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले इनको सनशाइन में यानी कि सूरज की रोशनी में धूप में सुखाया जाता है थोड़े समय के लिए। इससे क्या होता है जो सूख जाते हैं फूड ग्रेन्स, जो आमतौर पर जो छोटे फार्मर्स हैं वो उन्होंने घर में छोटे छोटे लोहे के ड्रम रखे होते हैं जहाँ जूट के बैग्स रखे होते हैं, वो उनमें ग्रेन्स को डाल देते हैं और वो जब ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसके साथ ही वो ड्राइड सूखे हुए नीम के पत्ते होते हैं वो भी उसमें डाल देते हैं। अगर हमने लार्ज स्केल पर ग्रेन्स को स्टोर करना हो तो हम साइलोज में कर सकते हैं या ग्रैनरीज में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है ग्रैनरीज क्या है। ग्रैनरीज बड़े बड़े जो होते हैं वो स्टोर होते हैं या गोदाम कहते हैं जिसको, वो होते हैं जहां पर हम ग्रेन्स को गनी बैग्स में पैक करके वहां पर एक के ऊपर एक बैग रख देते हैं और समय समय पर उन बैग्स पर हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते रहते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो पेस्ट या अदर इंसेक्ट से। जो साइलर्स होते हैं ये बड़े बड़े कंटेनर लाइक होते हैं जहां पर ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनबिल्ट सिस्टम होता है। Next, mention names of any two fertilizers. Answer. Nitrophosphate, ammonium phosphate, ammonium sulfate. Next, what are granaries? Answer. The harvested grains are usually stored in huge stores. These stores are called granaries. Grains are put in gunny bags with their mouths stitched. These bags are kept one over the other in the granaries. The pesticides are spread on the gunny bags from time to time to protect them from being destroyed. अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ग्रैनरीज किसे कहते हैं। ये आपके सामने एक ग्रैनरी की पिक्चर दी हुई है। ये एक बहुत बड़ा स्टोर है जहां पर जो है ग्रेन्स को एक गनी बैग्स में भरकर उनका माउथ जो है, जो मुंह है उनका बंद कर दिया गया है और ये जो बैग्स हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। और समय समय पर इनके ऊपर जो है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है ताकि जो ये ग्रेन्स हैं वो डिफरेंट तरह के पेस्ट से या इंसेक्ट से बचें। Next, what are silos? Answer. The tanks which are used for large scale storage of grains are known as silos.
They have an inbuilt arrangement for protecting of grains from pests. ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई गई है, ये फोटो, ये साइलोस की है। इसमें लार्ज स्केल स्टोरेज होती है ग्रेन्स की। जब हम इनमें ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो इनमें जो है पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेन्स को एक इनबिल्ट अपना ही अरेंजमेंट होता है। Next, why is it necessary to sow seeds at appropriate depth and distance? Answer. The seeds should be sown at appropriate depth because seeds sown superficially on the ground can be eaten by the birds or can be easily carried away by wind. If the seeds are sown too deep, they will not be able to germinate. So the seeds should be sown at appropriate depth and distance to avoid the overcrowding so that the plants get sufficient space, sunlight, nutrients and water. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सीड्स को एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस पर शो क्यों करना चाहिए। सपोज करो ये एक फील्ड है, ठीक है, खेत है जिसमें हमने बीज डाले हैं। सपोज करो हम सारे बीज जो है वो ऊपर ऊपर ही डाल देते हैं, जमीन के ऊपर ही, ठीक है। क्या होगा, कोई बर्ड्स आएंगे या एनिमल्स आएंगे, वो इन जो सीड्स हैं उनको हो सकता है वो खा जाए। हो सकता है तेज हवा आए, विंड आए और उसके साथ ये जो बीज है वो उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए, ठीक है। इससे अगर आप फील्ड में ऊपरी ऊपरी सतह के रूप में बीजों को डालते हैं तो इससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर दूसरी तरह आप सपोज करो कि अगर आपने सीड को ग्रो करना था 2 इंच नीचे सिर्फ जमीन में डालने थे और आपने डाल दिए 1 फुट नीचे बीज जो है, ठीक है। पर जब सीड जर्मिनेट होगा तो हो सकता है उसने सिर्फ 2 इंच ऊपर तक आना हो, ठीक है। अगर आप 2 इंच नीचे डालते तो यह यहाँ से उसने ग्रो कर जाना था, ठीक है। पर आपने डाल दिए यहाँ पर और ये तो जर्मिनेट नहीं करेगा, अगर करेगा तो यहाँ तक ही रह जाएगा, यानी कि वो फसल के रूप में ऊपर अपना पौधा ऊपर की तरफ आएगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि अगर आप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, सपोज करो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे पौधा लगे, ठीक है। पर हो सकता है कि आप सारे बीज जो है एक जगह पर इकट्ठे जमीन में यहाँ पर शो कर दे इकट्ठे एक जगह, और ये जगह खाली रह जाए, यहाँ पर खाली हो, यहाँ पर ज्यादा डाल दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत से पौधे जो हैं वो इकट्ठे ग्रो कर जाएंगे एक ही जगह पर, ठीक है। ये जगह खाली है, यहाँ पर आपने काफी बीज डाल दिए थे, यहाँ पर ग्रो हो गए। इससे क्या होगा कि ये जो डिफरेंट प्लांट्स एक ही इकट्ठे ग्रो कर गए हैं, इससे उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली आपकी फसल की जो पैदावार है वो कम होगी। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी हम बीज डालते हैं वह एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर डालें, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर डेप्थ है वो भी प्रॉपर ही होनी चाहिए। Next, what is humus? Answer. The plants drop leaves, twigs and other material to the ground. Further, animals die on the ground. Over time, all this litter decomposes. Humus is dark organic material that forms in soil due to decomposition of dead plants and dead animals. Humus contains many useful nutrients for soil. One of the most important nutrient is nitrogen. Humus can be produced naturally or through a process called composting. Earthworms often help mix humus with minerals in the soil. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ह्यूमस क्या होता है। सपोज करो ये सॉइल है कोई भी, इसके ऊपर कई प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। समय के साथ साथ क्या होता है, ये प्लांट्स के लीव्स हैं जो ये जमीन पर गिरते जाते हैं। हो सकता है इसकी कुछ स्टेम्स हों, वो भी जगह उसी सॉइल पर गिरती रहती हैं। और समय के साथ साथ कुछ एनिमल्स जो वहां पर सड़क सॉइल पर हैं वो भी समय के साथ डाई हो जाते हैं, वो भी जमीन पर गिरते रहते हैं, ठीक है। और ये जो क्या होता है, ये जो एनिमल रिमेन्स हो गए, प्लांट रिमेन्स हो गए, ये समय के साथ साथ धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के, वो इन सभी को, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन होती है इससे ही अल्टीमेटली ह्यूमस बनता है। ह्यूमस जो होता है इसमें सॉइल के लिए कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ह्यूमस में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन का।
ह्यूमस को हम नेचुरली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या कंपोस्टिंग के प्रोसेस द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो अर्थवर्म्स होते हैं, जिनको हम फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं किसानों का, ये जो है ह्यूमस और जो मिनरल्स इन सॉइल है उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। Next, difference between threshing and winnowing. Answer. Threshing is the process in which stems of wheat or paddy are beaten to separate grains from the stems and from the chaff that cover the grains. Threshing does not remove the bran from the grain. It is a step in grain processing after harvesting and before winnowing. It is done by striking harvested crop against a hard surface. Threshing may be done manually or by threshing machine. A traditional method of threshing is to make donkeys or oxen walk in circles on the grain on a hard surface. Today, in developed areas, threshing is mostly done by a combined harvester which harvests, threshes and winnows the grain while it is still in the field. Harvesting is separating the crop from the soil. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि थ्रेशिंग और विनोइंग के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम पैडी या वीट की फसल को काट लेते हैं तो उसके बाद में हमारा प्रोसेस शुरू होता है थ्रेशिंग का। ये आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है कि एक लोहे का ड्रम रखा हुआ है और ये जो पैडी या राइस है उसको, उसकी फसल को उसके साथ में स्ट्रक किया जा रहा है। इस स्ट्रकिंग से क्या होता है, ये यहाँ पर ना छोटे छोटे ये होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, और ग्रेन्स के ऊपर में ना ये चेफ है। जैसे आपको बता देता हूँ, ये ग्रेन हो गया और ग्रेन के ऊपर ना छोटा छोटा सा कवर है। ये कवर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ये हल्का से रंग का, ये सारा चेफ है। ये चेफ को उतारना होता है इस प्रोसेस में ग्रेन से। जब हम ग्रेन से जो चेफ उतारते हैं तो इस स्टेप में जो है वो ब्रेन रिमूव नहीं होती। ब्रेन क्या होता है, जो असली छिलका होता है जो ग्रेन के ऊपर में। ये सपोज करो हम ये चेफ को उतार देते हैं तो जो नीचे जो ग्रेन निकलता है ना, तो इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी आउटर कवरिंग, इसको हम ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जब हम ये प्रोसेस थ्रेशिंग करते हैं तो इसमें जो आउटर कवरिंग है ग्रेन की, चेफ जिसको बोलते हैं, वो हट जाता है, पर जो ब्रेन है वो ग्रेन से अलग नहीं होता। इस प्रोसेस में हो सकता है हम ड्रम को यूज करें और उसके ऊपर में बीटिंग करें ये सारी फसल को, या ये हो सकता है हम ये थ्रेशिंग मशीन है उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ पुराने प्रोसेसिंग भी यूज किए जाते थे, ट्रेडिशनल मेथड जिनको बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता था कि ऑक्स लिया जाता था या डोंकी लिया जाता था और ये एक सर्कल में घूमते थे। ठीक है, नीचे हार्ड सरफेस होता था और उसके ऊपर में हमने जो फसलें रखी होती थी, और जब वे इधर से उधर चलते रहते थे और उसके ऊपर पांव रख कर चलते थे, वो जो ग्रेन था वो ये लंबी लंबी स्टेम्स हैं और इनसे अलग होकर ग्रेन्स अलग हो जाते थे। ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और थ्रेशिंग मशीन्स के कंपैरिजन में अब कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हैं जो हार्वेस्टिंग भी कर देते हैं, यानी कि फसल की कटाई भी कर देते हैं, थ्रेशिंग भी कर देते हैं। थ्रेशिंग का मतलब ये ग्रेन्स को चेफ से अलग भी कर देते हैं, और विनोइंग भी कर देते हैं। विनोइंग का मतलब साफ करना होता है ग्रेन्स को, वो भी कर देते हैं जबकि फसल अभी खेत में ही खड़ी होती है। ये सारे प्रोसेस कंबाइन हार्वेस्टर खेत में ही कर देता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्रॉप को सॉइल से अलग करना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विनोइंग का। The process of separating husk and dust particles from the grains with the help of wind is called winnowing. Mixture of grain and husk are allowed to fall from a height. Heavier grains falls on the ground whereas husk is carried away by the wind. In this process, a winnowing fan or winnowing machine or a tool called winnowing fork may also be used. जब हम थ्रेशिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि ग्रेन्स को चेफ से अलग कर लेते हैं, तो फिर भी हो सकता है ग्रेन्स में कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स हों या हस्क हो, कुछ छिलके वगैरह ऊपरी हों जो ग्रेन्स के ऊपर थे वो उस ग्रेन्स के साथ में मिक्स हों। इसलिए इनको हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है इसको विनोइंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रेन्स जो हमारे पास मिक्स है ग्रेन और हस्क का, इसको एक हाइट से, ये देखो एक हाइट से ग्रेन्स को नीचे फेंका जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं और जो हस्क या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ दूर गिर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हम एक विनोइंग फॉर्क का भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि
ये जो पर्सन है ये विनोइंग फोर्क के द्वारा इसको सारे ग्रेन्स को हवा में उछाल रहा है और जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे और हवा के साथ जो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो दूर गिर जाएंगे। और इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि हम एक विनोइंग फैन को यूज कर लें, यानी कि यहाँ पर हम पंखा लगा दें, इसके पीछे लगा दें पंखा लगा दें, या यहाँ पर एक पंखा लगा दें, और जब हम ऊपर कर रहे हैं ग्रेन्स को तो हवा के जोर के साथ, पंखे के जो हवा है उसके जोर के साथ ही ये जो डस्ट पार्टिकल जहां से है वो दूर चली जाएगी। या हम मॉडर्न मशीन्स होती हैं जिनको विनोइंग मशीन्स भी हैं, वो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।